अहम खबर है बीजेपी कौमी आमला की मीटिंग से जुड़ी हुई। 18 साल के बाद, जी हां, 18 साल के बाद हैदराबाद में बीजेपी कौमी मजलिस आमला का 2 रोजा अहम इजलास आज से शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और दीगर अहम लीडरान इसमें शिरकत कर रहे हैं। 3 जुलाई को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक अज़ीमुश्शान रैली का भी इनेकाद किया जाएगा। इसके मुतालिक लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर खबर रहेगी उदयपुर कत्ल मामले के ताल्लुक से। उदयपुर कत्ल केस में 2 मुलजिमीन को आज जयपुर में NIA कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा। कत्ल केस के बाद उदयपुर के 7 थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में आज 4 घंटों की ढील भी दी जाएगी। इसके ताल्लुक से भी आपको बताएंगे। मणिपुर से भी एक अहम खबर है। मणिपुर लैंडस्लाइड मामले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। अभी भी 40 से ज्यादा अफराद मलबे में दबे हैं। राहत कार्य का काम जंगी पैमाने पर जारी है। अब तक मलबे से 18 अफराद को जिंदा निकालने में इमदादी टीम को कामयाबी भी मिली है। आसाम का भी रुख करेंगे, चूंकि असम में सैलाब की तबाहकारियां लगातार देखी जा रही हैं। सूरत हाल सैलाब की यहां संगीन है। 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तरह से सैलाब से मुतासरा जो हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 173 तक जा पहुंची है। सैलाब से 30 अजला में 29.7 अफराद मुतासिर हैं। एक बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर भी रहेगी जिस पर लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जुनूबी ईरान में आए ज़लज़ले के तेज झटके के ताल्लुक से। जी हां, ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 5 अफराद की हलाकत की खबर है, जख्मी भी हैं। क्या कुछ इसमें और तबाहकारियां हुई हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। खेलों की दुनिया से यानी स्पोर्ट्स वर्ल्ड से आज की सबसे अहम खबर हिंद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के ताल्लुक से है। बर्मिंघम टेस्ट में पंत और जडेजा के जवाबी हमले से मेजबान के खेमे में खलबली मची। पंत ने तूफानी 146 रनों की पारी खेली, जबकि जडेजा 83 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 338 रन बना लिए हैं। इस तरह से ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताजा खबर में। सबसे अहम खबर हैदराबाद से। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का 2 रोजा इजलास आज से हैदराबाद में शुरू हो रहा है। PM नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर JP नड्डा, बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के तमाम वज़राए आला, तंजीमी ओहदेदार, अहम कारकुन, तमाम अहम चेहरे इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मुल्क भर से तमाम पार्टी लीडरान हैदराबाद पहुंच चुके हैं। शहर की तमाम अहम शाहराहों पर इजलास के हवाले से बैनर्स, पोस्टर्स, पार्टी के परचम नजर आ रहे हैं। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का इजलास हैदराबाद में 18 साल के बाद हो रहा है। 3 जुलाई यानी कल सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक बड़ी रैली भी मुनक्किद की जाएगी। बीजेपी कौमी मजलिस आमला के इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहां देखे जा रहे हैं। तो हैदराबाद आज और कल तमाम तर अपडेट हम आपको यहां से देंगे, क्योंकि 18 साल के बाद यहां इस तरह से बीजेपी का जो ये इजलास है वो मुनक्किद किया जा रहा है। बीजेपी कौमी मजलिस आमला का ये इजलास है। तमाम अहम चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि खुद PM नरेंद्र मोदी यहां रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, साथ ही साथ JP नड्डा, तमाम अहम लीडर पूरे मुल्क से जो तमाम अहम बीजेपी के चेहरे हैं वो मौजूद हैं। अठारह साल के बाद हैदराबाद में पार्टी आमला का इजलास और पूरे शहर में बैनर्स, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बीजेपी के कारकुन हैं, खास तौर पर हैदराबाद की बात कर रहे हैं, उनमें एक अलग जोश और खरोश नजर आ रहा है। कई दिन से इस इजलास की तैयारियां थी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संजय तिवारी का, हैदराबाद से उनसे ही अपडेट लेंगे। संजय, इस अहम इजलास पर सभी की नजरें लगी हैं। सबसे अहम बात यह है कि खुद PM मोदी और अमित शाह जो है इसकी क़यादत कर रहे हैं। आपसे डिटेल्स चाहेंगे, तफसीलात।
है ना, ये अभी 10 बजे जो है ऑफिस बियरर की मीटिंग स्टार्ट होगी और उसका इनॉग्रेशन जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा कल यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया। और उसके बाद जो है करीबन 3 बजे से जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग शुरू होने वाली है। ये 2 दिन, 2 तारीख और 3 तारीख, 2 दिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हैदराबाद में रखी गई है। साउथ इंडिया जो है वो, साउथ इंडिया में बीजेपी अपना पर्सपेक्टिव देख रही है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख रही है, इसीलिए हैदराबाद को चुना गया है और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं मैसेज तमिलनाडु और केरल तक जाएगा। तो इसीलिए पूरे राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता, बीजेपी के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ के सारे मुख्यमंत्री, इसके बाद सारे जो ऑफिस बियरर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरा हैदराबाद जो है वो सैफरन कलर के जो झंडे हैं, बैनर है, उससे रंग दिया गया है। लेकिन मैं एक बात और भी बताऊं हिना, जी। आज जो है वो टीआरएस भी अपनी मसल पावर यहाँ पर दिखाना चाहती है। यशवंत सिन्हा जो विपक्षी दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो भी हैदराबाद आज आ रहे हैं और उनको ये दिखाने के लिए कि हैदराबाद में टीआरएस को जो चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। टीआरएस ने भी काफी अपने बैनर पोस्टर उस पूरे रूट पर लगाए हुए हैं ताकि ये शो कर सके कि वो जो है वो बहुत मजबूत है हैदराबाद में। तो कुल मिला के सड़कों पर अब दोनों पार्टी अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के लिए जबरदस्त तैयारी है। प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और उसके बाद वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। संजय, कितने बजे तक पीएम के पहुंचने का इम्कान है? इसके ताल्लुक से कोई अहम जानकारी? ये 3 बजे तक पीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे एचआईसीसी में, जहाँ पर ये मीटिंग रखी गई है। और उसके बाद ये जो है ये इसका बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री कल यहाँ पर हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर एक पब्लिक मीटिंग भी करने वाली हैं। बीजेपी का दावा है कि 10 लाख लोग उस बैठक में शामिल होंगे और पब्लिक मीटिंग में शामिल होंगे। जगह जगह से, पूरे तेलंगाना से और दूसरे राज्यों से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। तो कुल मिला के हैदराबाद में बीजेपी अब अपना ये प्रेजेंस दिखाना चाहती है तेलंगाना में और खास करके साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाना और अपने कैडर को मजबूत करना और इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देना कि आने वाले समय में बीजेपी एक पॉलिटिकल, एक बढ़िया फॉर्मिडेबल फोर्स होगी, ये दिखाने की कोशिश है। जी संजय, ये तो रही ये इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग की बात। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे आम लोगों की जानकारी के लिए कि क्या वहां पर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है? ट्रैफिक को लेकर कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़ी जो है वो पब्लिक गैदरिंग हो रही है तो इसलिए कई जगह रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। जो साइबराबाद इलाका है वहाँ पर 144 सेक्शन इम्पोज किया गया है कुछ इलाकों में, जहाँ जिससे ज़्यादा इस तरह का वो ना हो। इसके अलावा जो ड्रोन है, ड्रोन के उड़ने पर उस पर भी पुलिस ने प्रतिबंध लगाया। तो सिक्योरिटी के हाई अरेंजमेंट है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम बड़े जो देश के नेता हैं इस समय बीजेपी के और केंद्र सरकार के, वो पहुंच रहे हैं। तो उस लिहाज से सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए। जी संजय, तो आज और कल दिन भर हम आपसे तमाम तरह अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। हैदराबाद में जो पॉलिटिकल हलचल नजर आ रही है उससे हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाएंगे। संजय तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, उधर कानपुर तशद्दुद के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई यहां सामने आई है। तो कानपुर तशद्दुद के हवाले से अहम खबर, पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई हुई है। 3 थानेदारों पर यह कार्रवाई की गई है। बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है। चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। तो कानपुर से अहम खबर, 3 जून को बेकनगंज पुलिस स्टेशन इलाके में जो तशद्दुद बरपा हुआ था उस हवाले से अहम कार्रवाई जो है वो कानपुर में देखने में आ रही है। पुलिस कमिश्नर की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 थानेदारों पर कार्रवाई की गई है। आपको उन इलाकों के नाम भी बताते हैं जहां पर यह कार्रवाई की गई है। बेकनगंज बजरिया के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको मुअत्तल किया गया है। और सबसे अहम, ये कानपुर तशद्दुद के हवाले से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरह से तशद्दुद बरपा हुआ था
जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था और उसके बाद तशद्दुद देखा गया था और ये तशद्दुद एक अलग रुख इख्तियार कर गया था। उसी के बाद अब ये 3 थानेदारों पर कार्रवाई की गई है। बेकनगंज और बजरिया के जो इंस्पेक्टर हैं उनको मुअत्तल किया गया है। चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। अहम खबर, बड़ी कार्रवाई। कानपुर तशद्दुद के हवाले से जिस तरह से लगातार नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि जो भी तशद्दुद देखे गए, खासतौर पर यूपी में जिस तरह से तशद्दुद हुए थे, एक बयान के बाद एहतजाज जब तशद्दुद में तब्दील हो गया था, अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं। खासतौर पर यूपी पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो यूपी में कानपुर, जहाँ सबसे पहले जो एहतजाज हुआ था जुमे की नमाज के बाद और वो फिर तशद्दुद पे बदल गया था, उसके बाद अब ये अहम कार्रवाई पुलिस कमिश्नर की तरफ से सामने आई है। 3 थानेदारों पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। बेकनगंज, बजरिया और चमनगंज थाने के इंस्पेक्टर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसके ताल्लुक से लगातार तफसीलात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी कानपुर से संदीप सविता जो है वो लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और आज भी उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अहम कार्रवाई हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है वो अब सख्त नजर आ रहा है तशद्दुद को लेकर। आपको बताएं कि 3 जून को बेकनगंज पुलिस स्टेशन इलाके में तशद्दुद बर्पा हो गया था। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर है। उदयपुर मामले से जुड़ी हुई उदयपुर कत्ल केस में एजेंसीज की तहकीकात जारी है। मुलजिमीन से पूछताछ, अदालती चाराजोई, मजीद गिरफ्तारियां और मामले में हुई लापरवाही पर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
लापरवाही बरतने के लिए 2 डीएसपी और 1 सीआई को मुअत्तल किया गया है। उधर इस मामले के 2 मुलजिमीन को जयपुर में एनआईए कोर्ट में आज फिर पेश किया जाएगा। उधर कत्ल केस के बाद उदयपुर के 7 थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में आज 4 घंटों की ढील दी जाएगी। जराये के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में यह ढील दी जाएगी। वाज़ेह है कि 28 जून की रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू नाफिज है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल है। तो सबसे अहम यह कि उदयपुर कर्फ्यू में आज 4 घंटों की ढील दी जाएगी। दूसरी अहम बात कि एनआईए कोर्ट में मुलजिमीन की पेशी है। सीधे रुख करेंगे उदयपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर विष्णु, आपसे हम तफसीलात चाहेंगे। बेहद अहम मामला है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कर्फ्यू में जो आज ढील दी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात? देखिए 28 जून को दोपहर को जब कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, तो इस हत्याकांड के बाद में देर शाम को यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। उदयपुर के 7 शहरों में कर्फ्यू, 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, जिसके बाद आज 5वें दिन उदयपुर पुलिस ने, प्रशासन ने एक निर्णय लिया जिसमें अब इन थाना इलाकों में से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। यानी कि 4 घंटे की ढील आज 5वें दिन उदयपुर के लोगों को दी जाएगी। तो ऐसे में राहत जो है काफी बड़ी उदयपुर के लोगों के लिए, चूंकि पिछले 4 दिनों से लोग अपने घरों में बंद थे, कमरों में बंद थे। जी विष्णु शर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इंटरनेट सर्विसेज को लेकर क्या कुछ अभी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो कारोबार है वो इससे बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और देखिए एडीजी दिनेश एमएन से हमारी इस संबंध में बातचीत हुई थी, जिनका कहना था कि सबसे पहले उदयपुर में कर्फ्यू को हटाना, कर्फ्यू में राहत देना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। जिसके बाद यदि लगता है कि शांति व्यवस्था यदि कायम रहेगी, बहाल रहेगी, तो फिर आगे इंटरनेट की व्यवस्था, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनको भी बहाल करने पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अंदाज जो है, संभावना ये बनी हुई है कि अगले 24 घंटों में उदयपुर में इंटरनेट जो सेवाएं जो बंद की गई थी उनको वापस से चालू कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे के बाद अब जो है इंटरनेट की सेवाएं जो हैं वो उदयपुर और उसके अलावा प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां पे शुरू कर दी जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस घटनाक्रम में अब तक 4 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आज जो है एसआईटी टीम जो है उस पूरे मामले की जो तफ्तीश की, जो अनुसंधान की जो फाइलें हैं वो एनआईए को सुपुर्द करेगी। और एनआईए ने जिस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज किया था, अब एनआईए की टीम चारों आरोपी से पूछताछ करेगी। हत्याकांड के मामले में मोहम्मद रियाज अख्तर, उसके अलावा मोहम्मद गौस, मोहसिन खान और आसिफ नाम के युवकों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 2 हत्याएं हैं। जी विष्णु, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। विष्णु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। मणिपुर से खबर है। मणिपुर लैंडस्लाइड मामले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। अभी भी 40 से ज्यादा अफराद मलबे में दबे हुए हैं। राहत कार्य जंगी पैमाने पर जारी है। मलबे में दबे अफराद को निकालने में मजीद वक्त लग सकता है। इमदादी टीमें दिन रात तलाशी कार्रवाई में लगी हुई हैं। अब तक मलबे से 18 अफराद को जिंदा निकालने में इमदादी टीम को कामयाबी मिली है। मलबे से जिंदा निकाले गए अफराद का इलाज अस्पताल में जारी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे अभी इसमें क्या कुछ अपडेट है? जी हिना, आज सुबह, तड़के सुबह से फिर से राहत और जो खोज अभियान है वो शुरू हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के जवान लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में वो भूस्खलन हुआ है। और ये तुपुल, नोने जिले में तुपुल बोल के जो रेलवे यार्ड है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे पुल, सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। जिरीबाम और इम्फाल जुड़ने के लिए जो 111 किलोमीटर की जो रेल मार्ग बन रही है, वहां पर ये भूस्खलन हुआ है था। और भूस्खलन में करीबन 70 से अधिक लोग मलबे में दब गया, जिनमें से एक टेरिटोरियल आर्मी, भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी के दस्ते जो वहां पे कैंप था, वो कैंप पूरा धंस गया। और उसके बाद रेलवे काम में नियोजित जो लेबर्स थे वो भी सारे मलबे में अंदर धंस गए। तो अभी तक करीबन 21 शवों को निकाला गया, जिनमें से 15 टेरिटोरियल आर्मी के जवान है, 5 सिविलियन है और करीबन 18 को जीवित वहां से रेस्क्यू किया गया। हालांकि उनके हालत नाजुक है और उनको अस्पतालों में दाखिल किया गया है। और करीबन 44 से 50 लोग अभी भी लापता है। इनमें से असम के एक मोरीगांव जिले के एक जिला है, एक गांव है, जहां से करीबन 23 लोग वहां पे नौकरीशुदा था। तो 23 लोगों में सिर्फ
एक की मौत हुई है और 5 लोग बरामद हुए हैं। बाकी सबकी अभी भी कुछ खबर है नहीं। जी बिल्कुल निलॉय। एन बीरेन सिंह वहाँ गए थे जी, सारा दिन वहाँ रहे थे। असम के भी एक मंत्री वहाँ भेजा गया है। जी निलॉय। तो सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो बहरहाल दुआएं जरूर सब कर रहे हैं कि हमारे ये जवान जो हैं कोई मुआवजा हो जाए और ये हम सब के साथ शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया निलॉय आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आसाम से खबर है जहां सैलाब का कहर जारी है। लोगों की हलाकतों और मुसीबतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और इससे जुड़े वाकयात में मजीद 14 लोगों की हलाकत की खबर आई है। इनमें 6 बच्चे शामिल हैं। जराये के मुताबिक कछार जिले में 6, नौगांव में 3, बारपेटा में 2 अफराद हलाक हुए हैं। करीमगंज, लखीमपुर, कोकराझार में एक एक शख्स की मौत की खबर है। इस तरह सैलाब में अब तक 170 से ज्यादा लोग नुक़्ता अजल बन चुके हैं। आसाम के सभी अजला सैलाब से मुतासिर हैं। अभी भी तकरीबन 2500 गांव ज़ेर-ए-आब है। 63,314 हेक्टेयर अराजी पर फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सैलाब से 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। तो अहम खबर महाराष्ट्र की सियासत से आपको दे दें। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से बरतरफ किया है। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में एकनाथ शिंदे को पार्टी से बरतरफ किया गया है। तो बेहद अहम खबर है। न सिर्फ बरतरफ किया बल्कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को एक खत भी लिखा है। तो पार्टी यानी शिवसेना से उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बरतरफ किया है। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में एकनाथ शिंदे को बरतरफ किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को एक खत भी लिखा है। तो इस तरह से अब एकनाथ शिंदे शिवसेना का हिस्सा नहीं रहे। तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बरतरफ किया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में बरतरफ किया गया है। एक खत भी उद्धव ठाकरे ने उन्हें लिखा है। खत में क्या कुछ है और किन किन लोगों को बरतरफ किया गया है, तमाम अहम जो तफसीलात हैं उस पर भी आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। और इस पर एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के नुक्ते नजर से सभी जानते हैं। इस बार के बल्दियाती इंतखाबात में हिंदू लीडरान की बात तो छोड़िए, सियासी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार भी हिंदुत्व की राह पर ही चलते नजर आए। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों के जरिए मंदिर मंदिर चक्कर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने 2 कदम और पेशकदमी की और हनुमान चालीसा का पाठ करवा लिया। इस ताल्लुक से सियासी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों के भी रिएक्शंस रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा है आपको जरा दिखाते हैं। उसी तरह हमने लॉकडाउन में काम किया था तो उन्होंने आके हमारा सम्मान किया और हमें जीत की बधाई दी। और उसमें आके जिस तरह हम लोग एक काम करने से पहले कुरान खानी कराते हैं, ख़त्म पढ़वाते हैं, इसी उनकी तरह उनके धर्म के अंदर हमें आशीर्वाद दिया उन्होंने। और भारत के अंदर सब तरह के देश में लोग रहते हैं और उन्होंने उसी तरह से हमें जो है सम्मान दिया, हमने उनका आदर किया। क्योंकि एक सम्मान करने सब धर्मों के लोग मेरा आ रहे हैं कि मैं इतनी साल से वार्ड में काम कर रहा था और इतने लोगों को मिला के काम कर रहा था। लॉकडाउन में उन्हें सबने देखा मुझे कि नहीं पप्पू भाई ने बहुत मदद कर रहा है और सारे लोग सब धर्मों के लोग कर रहे हैं। तो उन सब हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों ने आगे, हमारे पंडित जी ने आगे हमें हार फूल कराए। नहीं तो हमें आवश्यकता नहीं है ना, किस लिए हम कराएंगे। हमारे यहाँ तो जो कार्यकर्ता है उनको सुबह पूजा करके निकलते हैं 6 बजे। वो सुबह हमारे कार्यकर्ता उठते हैं, सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं, पूजा करके वो ये नहीं बोले कि आप ये कराओ हम ये करें। हम भी जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं और अपना काम करते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का जो सोच है वो तो आपको पता है, सब आपके सामने है। लेकिन वो व्यक्तिगत उनकी खुद की सोच है, किसी के ऊपर थोपने वाली सोच नहीं है। उन्होंने हमें चुनाव लड़वाया तो हमसे ये नहीं बोला सुंदरकांड करवाओ जाके पहले। उन्होंने ये नहीं बोला नमाज पढ़ो, आपका चुनाव आप लड़ो अपने हिसाब से।
और नाज़रीन, इस वक्त हैदराबाद से अहम खबर आपको दे दें। जिस तरह से हमारे साथी संजीव तिवारी भी बता रहे थे कि सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज हैदराबाद पहुंचेंगे, वज़ीर आला KCR और रियासती वज़रा यशवंत सिन्हा का खैर मकदम करेंगे। तो एक तरह से जो वो बता रहे थे संजय तिवारी कि आज TRS भी पूरी तरह से नजर आ रही है, अपने जो उसका मोड है उसमें जारहाना मोड में नजर आ रही है। यशवंत सिन्हा अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार हैं, TRS ने उन्हें सपोर्ट किया है। अपोजिशन के तो उम्मीदवार आज हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। ताकत का मुजाहरा कहीं ना कहीं आज TRS की तरफ से भी किया जा रहा है। तो आज हैदराबाद का सियासी मंजरनामा काफी गरमाया हुआ है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाते हैं। TRS के भी पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, जहां एक जानिब हमारे साथी संजय तिवारी बता रहे थे कि आज हैदराबाद केसरिया रंग में नजर आ रहा है, वहीं हैदराबाद की सड़कें गुलाबी रंग में भी नजर आ रही हैं, यानी TRS। कल शाम तक इस इलाके में बीजेपी के झंडे लगे हुए थे और रातों रात यहाँ पर TRS के झंडे लग गए। यशवंत सिन्हा जो विपक्षी दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ हैदराबाद आ जा रहे हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट से उनके एक बाइक रैली निकाली जाएगी और TRS इस यशवंत सिन्हा के जरिए ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी की भले ही आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और पूरे शहर में भगवा झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका गढ़ है, उसमें घुसना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए इनके यशवंत सिन्हा के स्वागत की जबरदस्त तैयारी करके पूरे इलाके को पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये दिखाने की कोशिश है कि जो तेलंगाना है वो TRS का गढ़ है। तो ये एक तरह से ये सिंबलाइज है दोनों पार्टियों के बीच में कि कितना जो दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे वो तेलंगाना में किस तरह की रस्साकसी होने वाली है। तो आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और यशवंत सिन्हा बेगमपेट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पहुंचने से कुछ घंटे पहले पहुंचेंगे और उनके स्वागत में यहां से TRS ने एक बाइक रैली और फिर वहां एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और TRS ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकी हुई है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और नाज़रीन, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से अहम खबर आपको दे दें। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन मेजबान के खेमे में खलबली मचा दी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन बना लिए हैं। ये ऋषभ पंत और जडेजा की जुर्रतमंदाना और बेखौफ बल्लेबाजी से ही मुमकिन हो सका, वरना एक मौके पर तो टीम इंडिया 98 रन के मजबूरी स्कोर पर 5 बल्लेबाजों को ही गंवा चुकी थी। और इसके बाद बर्मिंघम में ऋषभ पंत ने तूफान बर्पा कर दिया। उनका खूब साथ भी दिया रविंद्र जडेजा ने। पंत के ताबड़तोड़ जवाबी हमले में इंग्लैंड की कोई मंसूबाबंदी काम ही नहीं आ पाई। पंत ने सिर्फ 111 गेंदों में 146 रन की आतिशी पारी खेली और टीम को न सिर्फ मुसीबतों से बाहर निकाला बल्कि बावकार मजबूरी स्कोर तक भी पहुंचा दिया। पंत ने 20 चौके जड़े, 4 छक्के जड़े। दूसरे सिरे पर रविंद्र जडेजा ने पंत का अच्छा साथ निभाया। जडेजा 83 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके लगाए हैं। ईरान से अहम खबर आपको दे दें। जनूबी ईरान में ज़लज़ले के पैदर पे 3 झटके महसूस किए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मकामी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि 6.3, 6.1 और 6.1 शिद्दत के झटकों से जनूबी ईरान जो है वो लरज उठा है। इसमें कम से कम 5 अफराद की हलाकत की खबर है। अभी तक 12 जख्मी हुए हैं। इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरमुज़गान सूबे के इमरजेंसी मैनेजमेंट के हेड मेहरदाद हसनजादा ने मीडिया को जानकारी दी है कि मुतासरा इलाकों में राहत और इमदादी कार्रवाई जारी है। सायाखुश इलाके में ज़लज़ले से ज्यादा तबाही देखी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।